हम एक ही सब में हो गए महमूद व यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मस्जिदों तक सीमित है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। तो हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के कानून में बैकवर्ड मुसलमान फॉरवर्ड मुसलमान क्यों है? अगर हम लिख दें हलाल खोर जूस कार्नर, हलाल खोर चाट भंडार, तो कोई हमारे वहाँ से खाएगा? और अगर बैकवर्ड मुसलमान और फॉरवर्ड मुसलमान हैं तो शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं? उनको शेड्यूल कास्ट की मराहत दी गई, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने के नाते हमें नहीं, हमें उसे वंचित रखा गया। मैं मोहम्मद नसीम बेलाली, दलित मुस्लिम हलाल कल्याण परिषद का मैं यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा ताल्लुक हलाल खोर बिरादरी से है। जो हलाल खोर बिरादरी है, जिसका पुश्तैनी पेशा है सफाई करना, नाली नाले मलमूत्रों की सफाई करना। और यही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब न कोई महिला ढोएगा न ढोवाएगा। नहीं तो ये महिला ढोने का भी काम करते थे, महिला ढोना इन्हीं का काम था। इनको जो है, इस हलाल खोर बिरादरी को बड़े लोगों ने, बड़ी जात के लोगों ने अपने घर के बगल में बसा रखा था कि हमारा साफ सफाई करेंगे और हमारे घर का शौचालय साफ करेंगे, पखाना साफ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मैं ये सारी बातें कहने से पहले मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हलाल खोर जात के शुद्धि के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उनकी स्थिति को जानने और समझने के लिए आप आए। मैं इसके लिए आप लोगों को कोटि धन्यवाद देता हूँ। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, अन्याय हुआ, लेकिन कुछ दिनों पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो आवाज़ उठाया है कि आखिर मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान क्यों है, वो आज तक क्यों पिछड़ा रह गया, क्या वजह है, उसकी शुद्धि लेने के लिए इन्होंने एक पहल किया, आयोग बनाया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हमारी बिरादरी के लोगों के बारे में, उनके दुख दर्द के बारे में, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए वो बाकायदा बाज़ाब्ता एक आयोग बना करके उसकी पहल कर रहे हैं और मैं उनको कोटि से धन्यवाद देता हूँ। अब रहा सवाल ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। दो चीज़ें हैं सर, एक तो ये है कि अगर मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, अगर नहीं है तो हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के कानून में बैकवर्ड मुसलमान फॉरवर्ड मुसलमान क्यों है? और अगर बैकवर्ड मुसलमान और फॉरवर्ड मुसलमान हैं तो शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं? जबकि वही पेशा जो हिंदू दलित करता है, सफाई का काम करता है या महिला ढोने का काम करता है, नली नालों को सफाई करने का काम करता है, उनको शेड्यूल कास्ट की मराहत दी गई, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने के नाते हमें नहीं, हमें उसे वंचित रखा गया। दूसरी बात यह है कि आज जो कुछ लोग कहते हैं कि हम एक ही सब में हो गए महमूद व यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मस्जिदों तक सीमित है। जब कानून बन रहा था तो राजनीतिक लिहाज से देखा गया कि कौन लोग पीछे हैं, तालीमी मेयार जिनका था उस लिहाज से देखा गया कि कौन लोग शिक्षा के एतबार से पीछे हैं, आर्थिक लिहाज से देखा गया कि कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग अमीर हैं, किनके पास रोजगार है, किनके पास नहीं है, और सामाजिक लिहाज से समाज में कौन लोग दलित हैं, पिछड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज ये कह रहे हैं कि हमारे में कोई छोटा बड़ा नहीं है या हम लोग जो है समाज में दलित वंचित नहीं हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखते होंगे रोड पर लिखा रहता है कि यादव चाट भंडार, यादव जूस कार्नर, चौहान जूस कार्नर, अगर हम लिख दें हलाल खोर जूस कार्नर, हलाल खोर चाट भंडार, तो कोई हमारे वहाँ से खाएगा? ये सामाजिक विभिन्नता है कि नहीं है, अलगाव है कि नहीं है? अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये हलाल खोर शब्द कहाँ से आया है ना? कई साथी कह रहे हैं कि इसका ओरिजिन अगर ये हिंदू से कन्वर्टेड हैं कि ये बाहर से आए थे, इसका कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसका तो सही माने में शजरा नहीं मिलता है। और मैं हलाल खोर ही नहीं,
मैं तो जानता हूँ कि जितनी भी बिरादरियाँ हिंदुस्तान में हैं 90% वो कन्वर्टेड, वो डायरेक्ट जो है वो हिंदू से मुसलमान हुए हैं, और जो जिस काम को करता रहा मोची मोची हो गया, है कि नहीं। और हलालखोर जो काम करते रहे वो हलालखोर हो गए। ये जो फॉरवर्ड मुसलमान थे, अपने घरों का गलीस फेंकवाते थे, तो हमारी महिलाओं से, हमारी माँ बहनों से कहते थे, ए बदरुनिया, ए खैरुनिया, ए सबिगुनी, ये जो तुम काम कर रही हो ना, मैला ढोने का काम कर रही हो ना, ये मत सोचना कि ये छोटा काम है। क़यामत के दिन तुम लोगों का इतना इतना हथवा सोने और चांदी की तरह से चमकेगा। तुम लोग हलाल खोर हो, हलाल की कमाई खाते हो, लेकिन जब रिजर्वेशन देने की बात आ गई तो यही फॉरवर्ड लोग जो सरकार में बैठते थे, शासन प्रशासन में रहते थे, इन लोगों ने कहा कि नहीं, मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। मुसलमानों में तो छोटा बड़ा नहीं है, कोई मस्जिदों तक सीमित है। बुर्का बुर्का के ऊपर बात आती है तो इस तरह पेश किया जाता है कि बुर्का कल्चर का पार्ट है। अब ये बताइए, आपके समाज की जो महिलाएं हैं वो काम करने आती थी तो बुर्का पहनती नहीं थी। वकार अहमद हवारी साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी जो चाची उची थी उनको नहीं पहनने दिया जाता था, क्योंकि उनको बुर्के के लिए तायद नहीं थी कि आप बुर्का पहने। तो ऐसे आपके समाज में कुछ इस तरीके से कोई बात अगर वो कोई यादाश्त? देखिए, पहले हमारी माँ बहनें बाहर निकल के काम करती थी, तो इनका पेशा ही था कि बुर्का पहन लेती तो काम नहीं होता, और उनको काम करवाना था। वो क्यों कहेंगे कि बुर्का ज़रूरी है, वो तो हमसे काम लेना चाहते थे। तो हमारी माँ बहनें बुर्का वगैरह जो है उस वक्त नहीं पहनती थी। हाँ, इस वक्त की कुछ बच्चियाँ हमारी हैं जो पढ़ लिख ली हैं, ढंग से रहती हैं, वो अपना निकाब वगैरह पहनती हैं। लेकिन यह है कि कभी हम लोगों से इसलिए नहीं कहा गया कि कौन काम करेगा। पर्जा पौनी थे हम लोग ना, पर्जा पौनी लोग हम लोग थे, तो कौन काम करेगा। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके साथ कभी भेदभाव वाली कोई बात, कोई भेदभाव हुआ हो इस तरीके से? नहीं, हम लोग तो जहाँ जिस जगह पे हैं मऊ में, वहाँ पे बड़ा अल्लाह का करम है। यहाँ पे अंसारी बिरादरी जो है कसीर तादाद में है, और अंसारी बिरादरी के बीच में भेदभाव नहीं है। अंसारी बिरादरी ने हमारे हलालखोर बिरादरी से कभी भेदभाव ऐसा नहीं किया, और मिलजुल करके शादी ब्याह मरना जीना सब होता है, ऐसा कभी नहीं रहा। और स्कूल और मदरसे की जहाँ तक बात है तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, रात में बची हुई जो दाल रोटी होती है, सुबह में दाल रोटी खा करके इस मदरसे चले जाते हैं। उनकी माँ, उनकी बहनें सुबह में काम पे चली जाती हैं, अपना काम करती हैं, और ये लोग रात की बची हुई दाल रोटी खा के मदरसे जाते हैं। मदरसे में पढ़ रहे हैं, बच्चों की तादाद भी पढ़ने वालों की हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि ये 5-10 तक पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते, इसलिए कि इन लोगों को किसी तरह की मराहत नहीं है। न तो पढ़ाई की मराहत कोई है, न तो नौकरी की मराहत है, किसी तरह की मराहत नहीं दी जाती। और अगर शेड्यूल कास्ट की मान्यता इनको भी मिलती, ये भी शेड्यूल कास्ट की मराहत मिलती, तो हमारे भी बच्चे कुछ आगे बढ़ जाते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 1200 सीटें विधानसभा की है, लोकसभा की 114 सीटें, यहाँ से कोई मुसलमान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। अगर हम भी रहते शेड्यूल कास्ट में तो एक आध दो बच्चे तो ज़रूर हमारे पहुँचते, एक आध दो लोग ज़रूर पहुँचते जो अपने समाज का दुख दर्द पार्लियामेंट में जाके, विधानसभा में जाके करते। अच्छा, तो इसको ये ऐसे नहीं देखते ना, अभी दलित साथी कह रहे हैं कि देखो ये दरअसल विधानसभा और संसद पहुंचने का एक चाल है इनकी, इसलिए ये जो है ये एक शोषा फेंके हैं दलित मुसलमान का, और ये जो है बस इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, ये दोबारा मुस्लिम लीगियों की तरह कब्जा करना चाह रहे हैं। इस तरीके से वो इसको आर्गूमेंट कर रहे हैं। देखिए कि किसी की जबान को रोका नहीं जा सकता है। हम तो बहुत खुश हैं कि कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आवाज़ बुलंद किया है, जानने की कोशिश किया है कि ये जो पसमानदा मुसलमान क्यों पिछड़ा हुआ है, और पसमानदा मुसलमान में सबसे पिछड़े हुए पसमानदा मुसलमान हम ही लोग हैं, हलालखोर बिरादरी के लोग। तो जहाँ तक इसकी बात है कि दलित जमात के लोग जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो वो तो मुखालफत करेंगे, वो तो 60 साल से 70 साल से मलाई काट रहे हैं। उनको तो दे दिया गया, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उनके साथ बहुत बड़ी समझिए कि
में कुर्बानी उन्होंने दिया है कि अपने दलित भाइयों को शेड्यूल कास्ट की मराहत दे दी, लेकिन हमारे लोगों को भी देने के लिए बात कही गई तो हमारे जो फॉरवर्ड शासन प्रशासन में लोग थे उन लोगों ने कह दिया कि नहीं, मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं जैसे कि ये मुंबई में नगर पालिका जब के बारे में जब आता है कि वहाँ पे जो ड्रेनेज में घुसते हैं तो उसमें कई लोग मर जाते हैं, तो क्या उसमें मुस्लिम भी होते हैं कि खाली वो, क्योंकि शो तो ऐसे ही होता है कि वो हिंदू हैं जो मरे, इस तरीके की बात, तो क्या वहाँ पे मुसलमान भी? वो महाराष्ट्र की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रेनेज में या जो सिस्टम ये होता है क्या बोलते हैं लेटरिन वगैरह का वो हाउस वगैरह होता है, कभी कभी भट जाता है, बंद हो जाता है, तो यहाँ पे मुस्लिम बच्चे भी घुसते हैं, करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोहल्लों के इस तरह के ड्रेनेज सिस्टम जो बंद हो जाता है तो जाके साफ करते हैं, आज भी करते हैं। हलालखोर शब्द कास्ट क्या दोनों हो रहे हैं, मतलब कि हिंदू हलालखोर भी मुस्लिम हलालखोर, ऐसा है क्या? देखिए ऐसा है ना कि जब ये कन्वर्ट हुए तो इस बिरादरी को तरह तरह के नामों से जाना गया। लाल बेगी कहा गया, डोम कहा गया, मेहतर कहा गया, मेसर कहा गया, भंगी कहा गया, हलालखोर कहा गया। लेकिन 1996 में माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, तो उनके वहाँ हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला कि भाई हमें नाना प्रकार के नामों से जाना जाता है, हमारा नाम हलालखोर है, सूची में जो उत्तर प्रदेश की सूची है या केंद्र की सूची है उसमें हमारी जात का हलालखोर नाम दर्ज किया जाए। तो तब से हमारा जो है नाम सूची में, और क्या नाम है, केंद्र की सूची में और प्रदेश की सूची में, दोनों सूचियों में हलालखोर। असल में ये कन्फ्यूजन क्यों हो जाती है कि जैसे हमने आपकी वीडियो लगाई थी पुरानी वाली, तो उसमें लिखा कि अरे हलालखोर तो मुसलमान नहीं होते, हिंदू होते हैं। मैं कहा कि नहीं भाई, मुस्लिम है, आप उनको सुनिए। तो वो कहे कि उसने फिर वो रेफरेंस दिया कि कई कास्ट जैसे धोबी, अब धोबी को बकार भाई बताते हैं कि वो हिंदू भी है मुस्लिम भी है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसी के साथ अगर अत्याचार हुआ तो वो हिंदू धोबी के साथ, क्योंकि मुसलमान तो अपना इतना मुखर होकर बोलता नहीं है, तो इस तरीके एक कन्फ्यूजन रहता है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि लाल बेगी जो है वो मुस्लिम नहीं है। सर अली अनवर साहब की भी किताब आई, उन्होंने लाल बेगी मुस्लिम का भी जिक्र किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। होंगे, अब बहुत सारी जानकारी हर आदमी को नहीं होती है, लेकिन हमारे नॉलेज में ये है कि इसी बिरादरी को अलग अलग नाम से जो है पहले बुलाते थे। अभी बहुत जगह लोग कहते हैं मेहतरी कहते हैं, अभी आप देहातों में चले जाएंगे तो इस बिरादरी के लोगों को मेहतरी कह के बुलाते हैं। हलालखोर जल्दी कोई नहीं करता और अपना पूरा काम ले लेते हैं, लेकिन जब इनको देना है हक तो सारे लोग जो है कि, और वही नहीं, आप तो बात कर रहे हैं ना कि दलित हिंदू मुखालफत कर रहे हैं, दलित हिंदू के साथ साथ हमारे फॉरवर्ड मुस्लिम हैं वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान के नाम पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुसलमानों में जो जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनके नाम पे नहीं बल्कि मुसलमानों के नाम, और ये कानून है कि धर्म के नाम पे तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम धर्म के नाम पे तो मांगते नहीं। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको आपने दिया है कास्ट और समाज और शिक्षा और आर्थिक लिहाज से, वही बेस हमको भी उसी बेस पे दीजिए। अगर हम कहीं से गलत हैं तो बताइए। अच्छा, ये आपके समाज, जैसे कि हर समाज अपना एक जातीय तंबू पड़ता है कि हमारे समाज के ये निकल गया वो निकल गया, है ना, ये हमारे समाज नीट में इतने निकले, ये वाले इतने निकले, आजकल देख भी रहे हैं हर समाज अपना एक रखता है। आपके समाज में वो जातीय दम्भ नहीं नजर आता क्योंकि वो कहीं निकला ही नहीं, तो वो तो आप उसके बारे में अभी बता रहे थे, वो दूसरों की अपने मालिकों के लिए खुश हो जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये समाज, ये हलालखोर समाज बड़ा भावुक समाज है, इसके अंदर भावुकता बहुत है और हर लोगों का सम्मान करती है, जी हुजूरी करती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कोई समाज का व्यक्ति कहता है कि अरे यहाँ का एमएलए साहब तो हमारे मामू हुआ, बड़ा कॉलर खड़ा के कहता है, कोई कहता है कि अरे जो चेयरमैन साहब हैं वो हमारे चचा हैं, कोई कहता है कि एमपी साहब जो हमारे दादा 2 बार एमपी हुए, तो ये भी समाज अपनी बखान करने में पीछे नहीं रहता है, ये भी कलर खड़ा करके कहता है कि अरे ये जो यहाँ के चेयरमैन हमें ना वो हमारे जजमान हुआ, हर त्योहार पर 100 रुपया त्योहारी दे देला। ये इस समाज का दर्द है। आज तक इस समाज के अंदर कोई न डॉक्टर हुआ, न कोई इंजीनियर हुआ, न कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हुआ, न एमएलए हुआ, न एमपी हुआ, न आईएएस हुआ, न पीटीएस।
अच्छा, ये समाज अपना दर्द का बयान न करके दूसरों की खुशी में शामिल हो जाता है। हाँ, लेकिन अपने दुख दर्द ये- का ख्याल नहीं करता कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे मदरसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उनके पास सहूलतें नहीं है। अरे ये वैसी वाली बात हो गई कि इसने मुसलमानों ने स्पेन फतह कर लिया, ये फतह कर लिया। अरे भाई, तुमने क्या फतह किया? हमने क्या किया? है ना, वो अरब से जो गए, मिल रहा है। भारत के मुसलमानों में से तुम हलालखोर या तुम कोयरी अंसारी, तुमने क्या किया? या तुम कुजड़ा, तुमने क्या किया? तो अपनी बात बताओ ना, किसी के नाम पर तुम क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? है ना, अपने समाज का दर्द बताओ। लेकिन वही ने बताया कि ये समाज बड़ा भावुक समाज होता है। ये दूसरे की खुशी को देख कर बहुत खुश होता है, लेकिन उसका जो दर्द है, रात में उसके बच्चे खाना है नहीं खाना है, दाल रोटी है खा के सो जाएंगे, लेकिन किसी से जो है अपना दुख नहीं कहने जाएंगे। ये प्रजा कौम में आपकी कौम है, और धोबी भी आ गए, है ना, और चूड़िहार भी थे एक वक्त में। अब तो चूड़िहार खत्म हो गया, वो चूड़ी पहनाने का सिस्टम ही खत्म हो गया। तो ये प्रजा कौम, ये जब तक यहाँ पे जो है मैंने देखा कि जब तक यहाँ पे घरों में शुष्क शौचालय था, मैला ढोने की प्रथा थी, तब तक ये जजमानी प्रथा थी। अब वो धीरे धीरे जजमानी प्रथा खत्म हो गई। अब वो जजमानी नहीं रही जहाँ हमारी बहनें महिलाएं जाती थी, काम करती थी, शाम को 2 ठो रोटी लेके आती थी, सब लोग मिलजुल के खाते थे। एक अलग डिश होता था। 50 घर का खाना एक ही में मिल जाने के बाद वो एक अलग डिश होता था। इसको ना जूठन एक किताब थी, हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, कहते हैं कि वो अलग अलग घर का आता था, एक साथ मिल जाता था, फिर वो अलग टेस्ट बन जाता एक अलग डिश बन जाता। हमने भी खाया, हमने भी वो खाया है। हमारे लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि लिख के अपने समाज का दर्द बता पाए। अरे आपका दर्द कहाँ दिखा? है ना, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि का सिलेबस में शामिल है, उनकी कविताएं शामिल है, उनका लेख शामिल है। ठीक है, हिंदी साहित्य अगर कोई पढ़ेगा तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ना होगा। लेकिन आपके समाज का सेम दर्द है ना, लेकिन उसके ऊपर न हिंदी साहित्य में कोई लिखने को तैयार हुआ, न उर्दू में कोई तैयार हुआ कि जो आपका दर्द बता सके। उर्दू में आपके ऊपर कोई गजल आई इस तरीके जो आपके समाज का दर्द बताए? मैं आपको बता दूं एक बात कि हिंदू समाज में चाहे वाल्मीकि जी हों या अम्बेडकर जी, अपने समाज से पढ़ लिख करके उन्होंने अपने समाज के दुख दर्द को जाना। लेकिन ये जो समाज था हलालखोर समाज, इसको पढ़ने ही नहीं दिया। वो अपना दर्द किताबों में लिखेंगे क्या और बयां क्या करेंगे? वो इस लायक बने ही नहीं कि अपने समाज का दुख दर्द अपनी किताब में लिख करके समाज को बता सके या सरकार के सामने पेश कर सके। इनको पढ़ने की नौबत ही नहीं आई। मेरे अब्बा जो थे, जब 8 में उनको इम्तिहान देना था, रसड़ा से बलिया जाना था एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनको मिसगाइड कर दिया गया उनके अम्मा अब्बा को। कहते जाते बलिया हो रहे, रह जाई, पढ़ लिख ले, छोड़ दी तो के तो अकेले पढ़ जाई, वो बुढ़वा बुढ़िया। वो पढ़ने ही नहीं गए, 8 तक पढ़ करके वहीं उनका स्टॉप हो गया। बहुत हमारे साथ समस्याएं थी। आज तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने दम पर, जो हमारी हैसियत है, लेकिन वो भी 10 तक पढ़ाते पढ़ाते हम बैक टू पवेलियन हो जा रहे हैं, इसलिए कि हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही आगे पढ़ने की। कहने के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं केंद्र की और प्रदेश की चल रही हैं, लेकिन सही माने में इस समाज को, सच्ची बात यह है कि ये अभी तक जाहिल है और ये वो चीज़ को नहीं जान सका है। जो लोग जान रहे हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो मुस्लिम हलालखोर हैं और जो हिंदू भंगी हैं, उनमें क्या अंतर आपको लग रहा है? देखिए, मुस्लिम जो कास्ट है, ये अनुसूचित जाति में कोई भी नहीं आता है। इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें कि जो सामान्य वर्ग के लिए खान है, पठान है, मिल्की है, सैयद हैं। जैसे हमारे उसी में, जैसे कि हलालखोर बिरादरी में अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं, यानी मुस्लिम कैटेगरी में कोई भी वर्ग नहीं आता है। जो काम हम कर रहे हैं वही काम वो भी कर रहे हैं। उनको माइनॉरिटी की सुविधा भी दी जाती है, आरक्षण भी दिया जाता है। जैसे हमारी बिरादरी में भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसा संविधान बना दिया है कि उनको कुछ भी आरक्षण मिल रहा है उनको, लेकिन हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा। अगर उनको 450 रुपये हमारी फीस है ओबीसी की, तो हमको 450 देना है।
अगर उनकी 450 आ रही है तो माइनॉरिटी के हिसाब से मतलब दलित उनको कम कर दिया जा रहा है। वो शिक्षा का स्तर उनमें ज़्यादा दिखता है। शिक्षा का स्तर में बहुत है। अगर हमको 10% से अगर हम कम निकल रहे हैं, हमारे मान लीजिए हमको चाहिए 450 अंक, और वो 440 अगर अंक ला दे रहे हैं तो उनको आरक्षण 10% में मिल जा रहा है, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, हम बैकवर्ड में हो जा रहे हैं, मतलब आप ये जाकर भी नहीं पा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपके समकक्ष हैं, मतलब आपके जैसा ही काम कर रहे हैं, सब कुछ आपके मैं देवब, लेकिन वो आगे निकल गए, आप पीछे रहे। हाँ यही है रीजन। क्योंकि आप वो देख रहे, आप ये देख रहे हैं आरक्षण की वजह से वो आगे निकल गए। अच्छा, तो आपके समाज के जो नेता रहे हैं वो कभी आपका सुख दुख लेने नहीं आए? देखिए आज के समाज के जो लीडरशिप है सिवाय डायरेक्शन देते हैं, उस स्तर तक नहीं ले जाते हैं जहाँ तक हमको जाना चाहिए। आएंगे लोग कहेंगे ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे, कुछ नहीं होगा। ये सपोज दैट जैसे कि हम लोग हलालखोर समाज में आते हैं मुसलमान, न कि हमारा उसमें जो जाति प्रमाण बनता है हलालखोर के नाम से बनता है, न कि मुस्लिम हलालखोर के नाम से बनता है। क्या अंतर क्या है इसका? बस वही, हम लोग को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। काम तो वो भी करते हैं, काम हम भी वही करते हैं, बाकी उनको जो मिलना चाहिए वरीयता नहीं मिलती हमको। देखिए हमारे पूरे समाज में, हलालखोर समाज में आप ढूंढेंगे तो एक भी कोई फकीर नहीं मिलेगा, भीख नहीं मांगता है। और पूरे हमारे समाज में कोई चोर नहीं मिलेगा, चोरी नहीं करता है। ये हम दूसरे का दरवाज़ा साफ करके 10 रुपया उसे ले लेते हैं, मांग लेते हैं, लेकिन हम भीख नहीं मांगते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं। ये समाज निहायत सीधा शरीफ समाज है, और इस समाज ने सिर्फ हाथ जोड़ के जी साहब कहना सीखा है। मैं आपको बता दूं कि हमारा समाज किस तरीके से समाज के साथ जुड़ा है और कितना कोऑपरेशन है। जब हमारे समाज में कोई आगंतुक आता है, कोई नेता आता है, तो ये हमारा समाज अपना बाजा लेकर के आगे आगे होता है और अपनी धुन बजाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और यही नहीं, ये हलालखोर समाज, जब हमारे समाज का कोई हिंदू व्यक्ति मरता है, हिंदू बिरादरी का लोग मरता है, तो वहाँ भी बाजा लेकर के ये आगे आगे होते हैं और वहाँ भी अपनी धुन बजाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। ये समाज जो है हर तरीके से, और पूरे समाज में एक भी इस समाज के पास न कोई कंपनी है, ना फैक्ट्री है, ना प्रोडक्शन करने का कोई कारोबार इनका नहीं। एक कारोबार करते हैं, सूप बनाते हैं, जो कोई बिरादरी नहीं बनाती है। सूप का कारोबार है, 60 रुपये का ले जाकर 50 रुपये का बेचते हैं, दुकानदार उसको 300 रुपये का बेचता है। तो हमारा समाज हर लिहाज से पिछड़ा हुआ है, हर लिहाज से बैकवर्ड है। उसका यही पेशा है, बाजा बजाना। और किसी और काम में अभी नहीं जुड़े हैं ये लोग? कोई काम में नहीं जुड़ा, इनके पास काम ही नहीं है। ये लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, 2 तक 5 तक पढ़े हुए बच्चे हैं, और इस बेरोजगारी के दौर में काम मिलना नहीं है। बाजा बजाते हैं, 2 पैसा मिलता है तो अपना इनका खर्च चलता है, बाल बच्चों की परवरिश होती है। सफाई का काम है, नगर पालिकाओं में टेम्परेरी मिल गया ठीके पे, तो 5,000-7,000 रुपये में अपना गुजारा करता है। इन समाज के साथ एकदम नाइंसाफी हो रही है। अभी तक इतनी सरकारें गई है ना, कांग्रेस रही, कहा जाता कि कांग्रेस तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी, फिर अभी समाजवादी पार्टी को मुल्ला मुलायम बोला गया, मुलायम सिंह यादव जी को। तो इतने यहाँ पे सरकारें रही, किसी ने सुध नहीं लिया आपका। ये क्या पहली बार प्रधानमंत्री जी की ओर से आपने बार बार धन्यवाद दिया है इसलिए? नहीं, कांग्रेस ने तो जिसे इस सिलसिले में काका कालेलकर रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी और बहुत सारी कमेटियां बनाई, आयोग बनाया, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में। और ठंडे बस्ते में इसलिए हो गई कि हमारे ही लोगों ने मुखालफत कर दिया। अगर हमारे लोग, जो लोग एमपी हैं, एमएलए हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं, हमारी आवाज़ को कहते उठाते कि नहीं, मुसलमानों में भी इस तरह की दबी कौमें हैं, हलालखोर बिरादरी है जिसको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, हमारे लोग इस लायक थे नहीं, इनके पास कोई ताकत थी नहीं। ये अगर मुत्तहिद भी होना चाहते थे तो बड़े लोग, बड़े नेता लोग इनको मुत्तहिद नहीं होने दिए। ये लोग अपना कोई बहुत बड़ा
मुजाहरा नहीं कर सके, प्रदर्शन नहीं कर सके कि सरकार उसकी तरफ देखे, या मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी कभी जो है कि इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं किए कि नहीं, मुसलमानों में भी एक ऐसी बिरादरी है जिसको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। ये हलालखोर इसीलिए आज वंचित है, हर सुविधा से वंचित है। अच्छा, इसीलिए जो है कुछ साथी जो है पसमानदा समाज के साथी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस या इस तरह की सरकारें आई तो दोबारा वो अशराफ वर्ग उनमें एक्टिव हो जाएगा, तो अभी जो मिलने की उम्मीद भी वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे आप बोल रहे हैं कि वो उन्होंने कमेटी तो बनाई, लेकिन उसको लागू करवाने के लिए जब कोशिश करने वाला जो तंत्र था वही अशराफ वर्ग था, है ना, तो कैसे चलने देंगे? हम लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि अगर सरकार देना भी चाहती है, देखिए जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस जमहूरी मुल्क में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन तमाम पार्टियों के जो पद हैं, बड़े पद हैं, वो उस पर सब लोग जो है फॉरवर्ड मुसलमान के लोग ही फायज हैं। तो कहीं से जो है मिलजुल करके इस बात को जो है आने नहीं देते हैं, कहने नहीं देते हैं, जो पटल पर लोकसभा में या विधानसभा में रखा जाए। बिलाली समाज के साथ जुड़े हुए थे, हमारा हलालखोर समाज के साथ, और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या समस्या है। अभी आरक्षण के ऊपर जो मुद्दा गर्म हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, और हम ये देखते हैं कि कई दलित इंटेलेक्चुअल जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम इन समाज के भीतर आके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस समाज से आ रहे हैं, आपके समकक्ष समाज के लोग आपसे आगे निकले, उसके पीछे क्या कर रहा है, या आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है या होता आया इसके पीछे क्या कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहिए। जय पसमानदा, जय हिंद।